सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारे बातचीत के केंद्र में राजनीति ही है, देश की राजनीति है। देश अभी अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा में मशगूल है, तो हम भी अपनी चर्चा को इसी पर केंद्रित रखते हैं। गुजरात के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कारिक प्रदर्शन किया। लगातार 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ न केवल सत्ता में वापसी की, बल्कि अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत भी हासिल की। अब तक के इतिहास से आशय भाजपा के इतिहास की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गुजरात के इतिहास की। तकरीबन 65 साल का गुजरात का जो इतिहास है, उस गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी ने माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 1984-85 में हासिल की थी। उस समय पर 149 सीटें कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई थी कुल 182 सीटों में। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वह रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। भूपेंद्र पटेल जैसे एक अनजान चेहरे ने, जो आकस्मिक रूप से एक साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उनके नेतृत्व में पार्टी ने 156 सीटें हासिल की। कुल प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो यह 86% है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में किसी भी राज्य में यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले यह जीत कभी हरियाणा वगैरह में देखने में आती थी, और निकटवर्ती वर्षों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में इस प्रकार की जीत हासिल की थी। तो अब बार बार यह बूझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह जीत हासिल कैसे हुई, और इसके उत्तर के संदर्भ में गुजरात फार्मूले को लेकर बात की जा रही है। गुजरात फार्मूला क्या? गुजरात फार्मूला से आशय यह नहीं है कि 26-27 साल से भाजपा ने क्या काम किया। गुजरात फार्मूले से राजनीतिक विश्लेषक और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बात कर रहे हैं, वो एक साल पहले हुई सर्जरी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। 21 सितंबर 2021 को अचानक भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया। तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री तमाम पार्टियां बदलती रहती है, तो गुजरात में भी बदला गया। यह अचंभे की बात नहीं थी। अचंभे की बात यह थी कि विजय रूपाणी के साथ साथ शेष जो 22 मंत्री थे, उन सबको भी घर में बिठा दिया गया, और एक अनजान चेहरे भूपेंद्र पटेल, जो पहली बार के विधायक थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। उनके साथ साथ ही 23 अन्य चेहरे भी मंत्री के तौर पर शामिल किए गए। 24 नए चेहरों के साथ एक साल तक भाजपा ने वहां काम किया। अमित शाह की रणनीति का उल्लेख होता है, नरेंद्र मोदी की मेहनत का उल्लेख होता है, नरेंद्र मोदी के कद का उल्लेख होता है, और इसके साथ में एक फार्मूला निकलता है जिसे गुजरात फार्मूला कहा जाता है। इस गुजरात फार्मूले के तहत 182 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जब मैदान में उतरती है तो 103 नए चेहरों के साथ उतरती है। अर्थात 182 सीटों पे जो पिछली बार चुनाव लड़े थे 2017 में, उनमें से 130 सीटों पर बिल्कुल नए चेहरे आए। जो नए मंत्री बनाए गए थे, उनमें से भी 5 मंत्रियों के टिकट काट दिए जाते हैं, और जब परिणाम आता है तो परिणाम सामने है कि 182 में से 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। जिन नए 20 लोगों को टिकट दिया गया था, उनमें से 19 चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं। केवल एक मंत्री ऐसा रहा जो चुनाव जीतने में नाकामयाब रहा। तो अब भूपेंद्र यादव जो गुजरात के प्रभारी थे, वो बोल रहे हैं कि गुजरात फार्मूला देश के बाकी राज्यों में भी भाजपा लागू करने में विचार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, कैलाश विजयवर्गीय। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि गुजरात फार्मूला पूरे देश में लागू होना चाहिए। अब इन्होंने तो कह दिया गुजरात फार्मूला पूरे देश में लागू होना चाहिए, लेकिन इसके चलते भाजपा शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। नींद इसलिए उड़ी हुई है कि शिवराज सिंह चौहान पिछले 18-20 साल से मुख्यमंत्री हैं। गुजरात फार्मूले की बात हो रही है तो आशय क्या है? शिवराज सिंह चौहान को घर बिठाया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर कल ही बयान दे रहे हरियाणा के कि कुछ लोग हैं जो हर रात मुख्यमंत्री बदलने का सपना ही देखते हैं। 8 साल हो चुके हैं मनोहर लाल खट्टर जी को। इसी प्रकार की स्थिति छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को लेकर, या राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो वसुंधरा राजे को लेकर। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, क्या वाकई गुजरात फार्मूला जीत की गारंटी है? क्या गुजरात फार्मूले से आशय भारतीय जनता पार्टी अपने दिग्गज नेताओं से मुक्ति पाने की कोशिश के रूप में देख रही है? इसी पर हम बात करेंगे। राजनीति से जुड़े हुए तमाम किरदार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं, और राजनीति में इस समय चर्चित हो चुके गुजरात फार्मूले पर कुछ बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि विनिंग शुड बी एट द हार्ट ऑफ एवरी स्ट्रेटेजी, अर्थात जीतना हर रणनीति के केंद्र में होना चाहिए। एजी लाफले और रोजर एल मार्टिन, जिनकी मशहूर किताबें हैं, उन्होंने यह विचार दिया। अर्थात कुल मिलाकर जीतना महत्वपूर्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या गुजरात फार्मूला
दिग्गजों को ठिकाने के लगाने के लिए है या अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। उसके बाद अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री और प्रखर नेता रजनीश अग्रवाल जी इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनकी संजीदा प्रवक्ता पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इंजीनियर इमरान लतीफ हैं, जो नई राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। और इन सबके बीच में अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रजनीश जी से ही करते हैं। गुजरात फार्मूले की तपिश, आंच सबसे ज्यादा अगर कहीं महसूस की जा रही है तो वो मध्य प्रदेश में महसूस की जा रही है। कई लोग कई दशकों से उम्मीद के साथ मध्य प्रदेश की सदारत संभालने के लिए बेचैन थे। लग रहा है शायद इस फार्मूले से ही बात बन जाए। जो हैं वो बेचैन है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। तो रजनी जी थोड़ा रोशनी दीजिए, आप क्या है गुजरात फार्मूला और बाकी राज्यों के तमाम नेताओं की धड़कनें जो बढ़ी हुई हैं उसको लेकर आपका नजरिया। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि ये गुजरात फार्मूला नाम का जो टर्म है या जो जिसे अलग अलग शब्दों में आप कुछ भी कह सकते हैं, ये क्रिएशन तो मीडिया का है। इसलिए इस फार्मूला के बारे में तो मीडिया ही लिख रहा है, मीडिया ही विश्लेषण कर रहा है और एक राज्य पर थोप रहा है या एक राज्य के बारे में उसके सवाल जवाब कर रहा है। लेकिन पार्टी के नाते ये कोई फार्मूला नहीं है और फार्मूला राजनीतिक दलों में हुआ भी नहीं करती है। स्वाभाविक तौर पर राज्यों के विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा चुनाव की तासीर अलग हुआ करती है, मुद्दे अलग हुआ करते हैं। पार्टी भले ही एक हो, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं भले ही वो साथ में हो, लेकिन कुल मिलाकर अलग राज्य की अलग तासीर, अलग मुद्दे, अलग नेतृत्व होने के कारण तो वहां कोई फार्मूला एक जैसा राज्यों जैसा मैं रजनी चलता जी बहुत विनम्रता के साथ बीच में आपको रोकते हुए एक संशोधन आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह फार्मूला मीडिया का दिया हुआ नहीं है, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। यह आपकी भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज राजनेता हैं। एक भूपेंद्र यादव जी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, गुजरात के प्रभारी थे। उनका स्पष्ट तौर पर बयान है गुजरात फार्मूला देश के बाकी राज्यों में भी लागू हो सकता है। एक तो ये, और एक आपके भी बड़े सम्माननीय है, आपके भी बड़े पसंदीदा है, नाम है उनका कैलाश विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के भी बहुत बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने भी कल बयान दिया है गुजरात फार्मूला पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेता जो जिम्मेदार पदों पर है, उन्होंने फार्मूले शब्द का इस्तेमाल किया है। तो क्या वो मीडिया का हिस्सा है या अपने नेताओं की बात का कोई मान सम्मान करने का आपका मन नहीं है? जैसा भी हो आपका नजरिया है, पर केवल आपके संज्ञान में लाया कि आपकी पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं ने, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने ये बात कही है। देखिए उन्होंने किस संदर्भ में और किस सवाल के जवाब में कहा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गुजरात का विकास का मॉडल के संदर्भ में भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। गुजरात के चुनाव प्रचार का मॉडल के बारे में भी पूछे जाते हैं। तो फार्मूला को लेकर क्या संदर्भ था, क्या बात थी, मैं नहीं कह सकता। वहां संगठन का भी एक अपना फार्मूला रहा है, पेज प्रमुख बनाना, मकानों के प्रमुख बनाना, तमाम प्रकार से पन्ना समिति में घर दर घर बंटवारा काम का करना, तो यह भी एक फार्मूला रहा है। तो केवल प्रत्याशियों का चयन या मुख्यमंत्री को हटाकर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, ये सब आपका अगर आशा है तो वो बिल्कुल अलग है। इसलिए मैंने कहा कि ये संदर्भ के साथ में बात करेंगे तो उचित। जी ये रह लीजिए। तो चलिए इसी पर कुछ रोशनी दीजिए। ये पार्टी ने जनता को मौका नहीं दिया घर बिठाने का, खुद ही घर बिठा दिए। विजय रूपाणी जी भी और 22 मंत्री भी। पहले मंत्री पद से घर बिठाए और मुख्यमंत्री पद से घर बिठाए, बाद में विधायकी के लायक भी उनको नहीं समझा गया और सबके टिकट काट दिए गए। थोड़ा रोशनी दीजिए। चमत्कारी जीत मिली है। क्या लगता है कि अन्य राज्यों में भी ये फार्मूला कारगर रहेगा? क्योंकि हिमाचल में जैसी विफलता मिली, ऐसा दिग्विजयी अभियान चल रहा था, कहां बीच में खलल पड़ गया। हारे थे उपचुनाव में, फिर भी बदले नहीं जयराम ठाकुर को, जनता ने बदल दिया। तो कौन से रास्ते पे जाना चाहेगी भाजपा? जनता पर छोड़ेगी या खुद ही फैसला करेगी? डॉक्टर साहब, ये तय करने का काम राजनीतिक दल के नाते हमारे नेतृत्व का है ना। हाँ तो हमें ये तो जिस जानना चाहा भाई।
तासीर, हिमाचल की परिस्थितियां, हिमाचल के मुद्दे, हिमाचल की तमाम प्रकार की संभावनाएं अलग जी थी। हारे जीते अलग प्रश्न है। हम 1% कम अंतर से वहां सरकार खो दिए, जी तो वहां अलग बहस का कारण हो सकते हैं। लेकिन जो मैं पहले कह रहा था वही बात आपने कह दी जी कि हर राज्य के मुद्दे, हर राज्य की तासीर, निर्णय उसके अनुसार तय हुआ करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं। दूसरा, हमने अगर किसी मुख्यमंत्री के बारे में विधायक दल ने निर्णय किया, रूपाणी जी को बदल दिया, या पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निर्णय किया, तो असावधान ने काम कर दिया। और प्रत्याशी तय करना किसी आगामी चुनाव के मद्देनजर होता है कि परमानेंट हो जाता है। किसी को एक प्रत्याशी बना दिया तो आगे जितने भी चुनाव होंगे प्रत्याशी वही होगा। रजनी, अभी थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा रोशनी दे। आप किस बात से बेचैन हैं? हम तो सराहना कर रहे हैं आपकी पार्टी की, क्या कमाल की रणनीति है और उस रणनीति के चलते क्या चमत्कारिक सफलता है। आप किस बात से डरे हुए हैं? आपको लग रहा है ये फार्मूला अगर बाकी राज्यों में लागू हो गया तो आपके बाकी मित्रों का क्या होगा, इसलिए डरे हुए हैं? हम तो आपकी पार्टी की रणनीति और उससे मिलने वाली सफलता पर बात कर रहे हैं। आप इतना सहम क्यों रहे हैं? आप इसको लेकर खारिज क्यों कर रहे हैं? रणनीति फार्मूला नहीं हुआ करती डॉक्टर साहब। जी, ये रणनीति फार्मूला नहीं हुआ करती है, राजनीति है। राजनीति में मैंने मैं कहा, फार्मूला बताता हूं रजनी जी, जब आप तर्क ही कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बुरी तरीके से हारी भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरी बैठक में फैसला लिया लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ में जनता बड़े स्तर पर हमसे नाराज है, सब बदल दो। सारे सांसदों के टिकट काट दिए और साथ साथ फैसला यह भी लिया कि पिछली बार जो चुनाव लड़े उनमें से ना तो उनको टिकट देंगे ना उनके परिजनों को टिकट देंगे। सारे नए चेहरे आए, वो चेहरे आए जिनको पार्टी विधानसभा के लायक नहीं समझती थी। कमाल हो गया, 11 सीटें थी छत्तीसगढ़ में, 9 सीटें जीत गई भारतीय जनता पार्टी। नगर निगम का संदर्भ आया, दिल्ली नगर निगम का, करप्शन को लेकर तमाम बातें थी। भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा, कौन जनता को इस संदर्भ में सिरदर्द मोल ले, अपन ही बदल देते हैं। सारे पार्षदों के टिकट काट दिए, आप देखती रह गई और आप आ गए भारतीय जनता पार्टी के रूप में। असम के संदर्भ में बात कर रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल, पार्टी ने कतई नहीं कहा कि हम इनको जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे और बदल दीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा आ गए, साफ था। गुजरात के संदर्भ में चमत्कारिक नतीजा है, हिमाचल के संदर्भ में चमत्कारिक विफलता है। तो इसलिए देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कमाल की दृष्टि रखती है, किस प्रकार का क्रियान्वयन करती है, किस प्रकार की सफलता लाती है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि भाजपा की सफलता को लेकर भाजपा का इतना प्रखर नेता इतना ज्यादा संयमित तरीके से बोलना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा कि नहीं नहीं इस फार्मूले को आप सराहो, नहीं नहीं इस फार्मूले का, अरे फार्मूला क्या होता है? फार्मूला वह होता है जो हमेशा सफलता दे। अभी तक देखने में आ रहा है कि भाजपा का फार्मूला सफल हो रहा है। जहां इस फार्मूले को अप्लाई किया जाता है सफलता उसके परिणाम के रूप में आती है। क्यों डर रहे हैं इतना? फार्मूला नहीं, अलग अलग प्रकार की रणनीति। जहां तक आप नेतृत्व बदलने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पहले अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे स्थानीय समिति के अध्यक्ष तक 3 साल में उनको रिपीट नहीं करती थी। बाद में संविधान में संशोधन हुआ तो एक साथ 2 कार्यकाल हो सकते हैं, तीसरा कार्यकाल नहीं हो सकता। ये इकलौती पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नियम किसी पार्टी में नहीं है। एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है कि राज्यसभा का सांसद लगातार 2 बार तो हम तय कर सकते हैं, तीसरे बार नहीं करते। ये तय परंपरा है। इसलिए क्या मुझे बात लगता कर रहे हैं? अरुण जेटली को भूल गए आप, रविशंकर प्रसाद को भूल गए। लाइन लगी हुई है राज्यसभा में 4 टर्म 5 टर्म वालों की। क्या बात कर रहे हैं रजनी जी? मेरा आप थोड़ा और विचार कीजिएगा क्योंकि मुझे हनुमान जी के पास जाना है। रजनी जी इंकार कर रहे हैं, नहीं नहीं ये फार्मूला नहीं है। हनुमान जी क्या दिख रहा है आपको? फार्मूला तो है, सफलता की गारंटी भी है, लेकिन इस फार्मूले के अप्लाई होने से वर्तमान में जो लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनके भविष्य पे अंधकार दिख रहा है। पार्टी का भविष्य तो उज्जवल है, पर जो व्यक्ति हैं उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, इसलिए फार्मूले के तौर पर स्वीकारने में दिक्कत है। क्या कहती हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी वो नहीं करती गुजरात में किया, क्योंकि गुजरात में लोगों के आत्मसम्मान को, गर्वी गुजरात को जोड़ दिया। प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात से हैं, गृह मंत्री हैं तो गुजरात से हैं। तो वो फॉर्मूला एक तो मध्य प्रदेश में चलेगा नहीं। दूसरी चीज, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को ही देखें, केवल उसकी तरफ ही देखें, तो एक नेता शिवराज सिंह चौहान की तो लोगों में पैठ है, लेकिन बाकी जो हैं, जैसे जो एक बहुत अपने आप को दावेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्र, अगर हम उनकी तरफ देखें
तो वो इस तरह की भाषा बोलते हैं कि वो सबको समावेशी नहीं लगती। वो एक थोड़े से पॉश किस्म के गुंडे जैसी भाषा बोलते हैं कई बार, और उनको जब हम बोलते सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है कि इस तरह की भाषा बोलने वाला व्यक्ति वहां का गृह मंत्री है। तो कुल मिला के ये कि जो गुजरात में चला वो वहां नहीं चलेगा। भूपेंद्र यादव एक बहुत बड़े जोड़ तोड़ में माहिर, और बहुत, जिसको आप ये कह सकते हैं कि राजनीति के सारी बिसातें वही तय करते हैं। मैं उनको गुजरात से जानती हूँ पिछले साल के, तो पिछले बार के। तो मैंने देखा कि वो सब करने के बावजूद भी, एक बात तो याद रखिएगा हिमांशु जी, जी। कि ये लोकतंत्र है। मैं मानती हूँ कि चुनाव ही इसका लिटमस टेस्ट होते हैं, जी। और दूसरी पार्टियां, कांग्रेस भी चुनाव हार रही है। लेकिन एक तरफ ये भी तो हम देखें कि न केवल जनता वेंटिलेटर पे है, अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पे है, लोकतंत्र वेंटिलेटर पे है। क्वालिफाई करती हूँ मैंने क्यों कहा। देखिए, जनता इस तरह से वेंटिलेटर पे है कि उसके सपने दिखना बंद हो गए हैं। 5 किलो राशन से वो जी तो रही है, लेकिन आगे के सपने कौन देगा उसे? आगे नौकरी कौन देगा उसे? महंगाई कौन कम करेगा? वही 5 किलो राशन पे वो कब तक जिएंगे? तो उस वेंटिलेटर पे है जनता। लोकतंत्र ऐसे वेंटिलेटर पे है कि जिसमें सांसद खरीद लिए जाते हैं, विधायक खरीद लिए जाते हैं, और जो खरीदे जाते हैं, मैं उनको भी दोष देती हूँ, लेकिन जो खरीद रहा है उसे ज्यादा दोष इसलिए देती हूँ कि उसके पास धन बल है। वो सत्ता का लालच दिखाता है, और वो नहीं चलता तो डर दिखाता है। तो लोकतंत्र इस तरह से वेंटिलेटर पर है। अर्थव्यवस्था हम जानते ही हैं, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। रुपया गिर रहा है और हमारा आयात बढ़ रहा है, निर्यात कम हो रहा है, बजट घाटा बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अनुमा जी, एक ईमानदारी से बात बताइए, आप गुजरात फार्मूले से डर तो नहीं रही हैं? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम नेता इन चर्चाओं का हिस्सा बनकर शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की विफलता की तमाम कहानियां हमें सुनाया करते थे, उसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अनुमा आचार्य कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान ठीक है। डर रही हैं आप कि गुजरात फार्मूले के तहत भाजपा ने पहले बदल दिया तो जनता के पास मौका नहीं रहेगा, इसलिए हो सके शिवराज जी बने रहे? रजनीश जी जितना चाहते उससे ज्यादा अनुमा जी लग रही हैं कि शिवराज जी बने रहे। थोड़ा सच सच बताइए, कतई नहीं। डर गई क्या? सवाल बड़ा रोचक है। लेकिन मैं किसी से कोई नहीं डर रही हूँ, और मैं अपने मध्य प्रदेश के लोगों को जानती हूँ थोड़ा बहुत। तो आप, तो मध्य प्रदेश के लोग अरे तो हैं, भाई, और केवल एक नरोत्तम मिश्रा ही थोड़ी है, संजीदा तौर पे बात करने वाले नरेंद्र सिंह तोमर हैं। क्या उनके लहजे से भी आपको परेशानी होती है? एक तूफानी ऊर्जा से भरे हुए कैलाश विजयवर्गीय है। आपने एक अलग अंदाज के साथ रहने वाले माननीय प्रहलाद पटेल और भारतीय जनता पार्टी तो कमाल की है। जब गुजरात में पहली बार के व्यक्ति को अगर वह मुख्यमंत्री बना सकती है, तो मध्य प्रदेश में भी पहली बार के विधायक जैसे तो तमाम लोग मौजूद हैं, और हो सकता है बड़ा प्रयोग करते हैं, जो विधायक नहीं है वो भी मुख्यमंत्री जाए। हम रजनी जी को लेकर भी बड़ी उम्मीद करते हैं। तो आपसे जानना यह चाहता हूं कि आपको डर किस बात का है? जनता के पास जाने से पहले कोई बदलाव भाजपा ना कर दे और आपकी संभावनाओं पे पलीता ना लग जाए, इसलिए आप चाहते हैं कि गुजरात फार्मूला लागू ना हो, या कुछ और बात है? थोड़ा सही से ये बताइए। हिमांशु जी, फिर से एक रोचक सवाल, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि हमें किसी से डर नहीं है। गुजरात मॉडल ले आइए, कोई और मॉडल ले आइए, कहीं से ले आइए, भले ही आप 1% से जीत बताएं, जबकि 15 सीट से आप हिमाचल में चुनाव हारते हैं। इन सब से हमें कोई डर नहीं है। हम जानते हैं कि एक समय होता है कि जब लोगों के मस्तिष्क को प्रोग्राम्ड कर दिया गया था, और किया गया है। लेकिन लोग जो है ना, ये लोकतंत्र जो है ना, गांधी नेहरू जी का बनाया हुआ लोकतंत्र है। पहले आप बहुत उन्माद में एक पार्टी की जीत पर एक बार खुश हो सकते हैं, 2 बार, लेकिन आप कब तक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनेंगे? आपका जो विचार था, आपके विचार में आपने कहा कि जीतना हर रणनीति के केंद्र में होना चाहिए। लेकिन एक वो कहानी तो सुनी है आपने, और मैंने एक आध जगह और बताई है, कि 2 महिलाएं एक बच्चे के ऊपर लड़ती हुई आती हैं कि ये हमारा बच्चा है, और गौतम बुद्ध या समझ लीजिए प्रोफेट मोहम्मद, तो वो सोच में पड़ जाते हैं, दोनों ही सच्ची लग रही हैं। तो कहते हैं ठीक है, आप इस बच्चे के 2 टुकड़े करके रख लीजिए। तो वो महिला जिसका बच्चा होता है वो कहती नहीं, इसे ही दे दो, मेरा नहीं है। तो उसमें हम हार भी देखते हैं, पर वो हार जो है वो वैसी रणनीति का हिस्सा नहीं है। वो हार अपनों को बचाने की बात है। ऐसे ही कांग्रेस इस कदर सत्ता की भूखी नहीं है कि जनता से साजिशें करे। हमें डर नहीं है। ये लोकतंत्र एक दिन जरूर अपनाएगा, जब उसे ये समझ में आएगा कि ये नैरेटिव्स, दिन भर सत्ता, दिन भर चुनाव, दिन भर चुनाव, अरे आगे विकास तो हो ही नहीं रहा है, बेरोजगार तो आ ही नहीं रहे, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। जनता समझेगी, और इस मामले में लोकतंत्र
बड़ा बेमुरव्वत होता है, किसी का नहीं अब होता। अनुमा जी के साथ दिक्कत इस बात की है कि गुजरात फार्मूला अगर जीत की गारंटी है तो अनुमा जी कैसे कर दें कि हाँ इस फार्मूले को भाजपा को लागू करना चाहिए। वो रजनीश जी के साथ खड़ी है, नहीं नहीं गुजरात फार्मूला जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। समझने की कोशिश ये कीजिए रजनीश जी, आपको अपने समर्थन में भाजपा में कितने लोग मिलेंगे पता नहीं, पर आपको कांग्रेस से भी समर्थन मिल रहा है, ये कमाल आप ही कर सकते हैं। बहरहाल मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, मेरे साथ में इंजीनियर इमरान लतीफ जी हैं, इनके पास में भी अपने कई फॉर्मूला आता हूं। रजनीश जी एक बार इमरान जी का भी पक्ष ले ले, नए नए राष्ट्रीय दल के तौर पर अवतरित हुए हैं, हालांकि चुनाव आयोग ने अभी घोषित नहीं किया है पर कर ही देगा। तो इमरान जी आपसे जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के फार्मूलों को लेकर बड़ी बात होती है, केजरीवाल जी जो है जनता के बीच से नाम निकालते हैं, उसको आजमाते हैं, पंजाब में सफल होते हैं, गुजरात गोवा उत्तराखंड में विफलता की नई इबारत लिखते हैं। भाजपा के इस फॉर्मूले से कितना सहमत है आप? जनता पर फैसला मत छोड़ो, खुद ही रिपोर्ट कार्ड का मूल्यांकन करो और जो अनुत्तीर्ण है उनको पहले ही खारिज कर दो, तो जनता नए सिरे से मूल्यांकन करेगी, क्योंकि किताब नई नई है तो जनता पसंद भी करेगी। क्या कहते हैं फार्मूला? देखिए हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के राजनीतिक परिदृश्य में जनता के साथ सीधे सीधे जो है रिश्ते की पक्षधर है। हम जो भी प्रयोग करते हैं वो जनता को साथ में लेके करते हैं, जनता को विश्वास में लेके करते हैं और जो भी परिणाम आता है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। जहां तक गुजरात फार्मूले की बात है, लेकिन इस गुजरात फार्मूले का जो जिक्र भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं ने किया है, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी मानता है कि उन्होंने अपने काम के दम पर चुनाव नहीं जीता है, उन्होंने अपने मुद्दों के दम पर चुनाव नहीं जीता है, कहीं ना कहीं कोई गुड़ागड़ित करके और किसी तरह के फार्मूले का इस्तेमाल करके चुनाव जीता गया है। ये बात इनकी इस तरह की बयानों से स्पष्ट होती है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले पर काम करती है, वो फार्मूला है जनता के मुद्दों पर काम करना, जनता के मुद्दों को चुनाव के पहले भी, चुनाव के दरमियान भी, चुनाव के बाद भी उठाते रहना। जैसे गुजरात के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी ने जो सवाल इलेक्शन के दरमियान उठाए थे, वो सवालों का जवाब अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। हम मानते हैं भाजपा ने एक बड़ी जीत हासिल की है गुजरात के अंदर, लेकिन उनसे वो सवाल पूछे जाएंगे। मसलन बेरोजगारी को लेकर कल भी गुजरात का नौजवान परेशान था, आज भी परेशान है। 22 से ज्यादा परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, जो भर्ती परीक्षाएं थी। हम आगे भी सवाल करते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को हासिल। इमरान जी थोड़ा रुकिए ना, चुनाव हो गया खत्म, अब परिणामों के संदर्भ में बात की जा रही है और आगे की रणनीति पर बात कर रहे हैं। सवाल खड़े रहेंगे, सवाल मुद्दे थे, उत्तर नहीं मिले, ये अलग बात है। सीटें मिली, ये सबसे बड़ी बात है, और सीटें भी ऐसी मिली जो पहले कभी नहीं मिली। 156 सीटें 182 में। आजकल ये फिगर केवल आपके साथ दिखता था, अब भाजपा के साथ भी दिख गया। किस फार्मूले से दिख गया, इस पे बात हो रही है। थोड़ा चिंता कीजिए, थोड़ा उस फार्मूले पर बोलिए। अब गुजरात का चुनाव खत्म हो चुका, हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में जब बात करेंगे तब मुद्दों पे बात करेंगे, अभी फार्मूले पे बात करते हैं। थोड़ा सोचिए। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी ने 182 सीटों में से 103 सीटों पर जनता को मौका ही नहीं दिया कि वो बताए ये लोग कैसे हैं। पार्टी ने खुद ही कह दिया ये लोग ठीक नहीं है, इन्हें हमने घर बिठा दिया, इसलिए नए लोगों को मौका दीजिए। इस साहस पर या इस कुटिलता पर, जैसा आप समझे, कुछ रोशनी दीजिए। कैसा लगा ये फॉर्मूला? ये बहुत अच्छा फार्मूला है जी। अगर वास्तव में, जी बहुत अच्छा फार्मूला है। मैं चाहूंगा कि इसको गुजरात के बाहर दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाए। बिल्कुल दिल खोल कर लागू करके देखें, मध्य प्रदेश में लागू करके देख लें, एक बार हरियाणा में लागू करके देख लें, उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करके देख लें। हम स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर यही फार्मूला है, इस तरह के बदलाव करने में वाकई अगर भारतीय जनता पार्टी 56 इंची सीना लेके आगे बढ़ती है, तो मैं चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर इसका प्रयोग किया जाए और उसके परिणाम देखे जाएं। दिल्ली के अंदर कौन सा फार्मूला प्रयोग किया था 2015 में, 2020 में और अब 2022 के एमसीडी चुनाव में? पंजाब के अंदर कौन सा फार्मूला भारतीय जनता मैं पार्टी बता दूं ना इमरान लतीफ जी, 2017 में प्रयोग किया था भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में नगर निगम चुनाव में, सारे पार्षदों की टिकट काट दी थी। और जिस आम आदमी पार्टी ने 2015 में एक तरफा जीत हासिल की थी, 70 सीटों में से 67 सीटें पानी मांग गई थी इसी दिल्ली में 2 साल के अंदर। ऐसा फार्मूला है ये, हंसने की बात नहीं है, मीमांसा की बात है। रजनीश जी की पार्टी कमाल करती है। रजनीश जी तो इसलिए डरे हुए हैं अभी
कि उनके यार दोस्त सब महत्वपूर्ण जगहों पर है, फार्मूला चल गया, सारे के सारे घर बैठ जाएंगे। पर आप विचार कीजिए, आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर ये फार्मूला चल गया? थोड़ा इसमें बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल चाह रहा हूं कि अब तो आगे भी स्पष्ट दिख रहा है कि राष्ट्रीय पटल पे जो भी मुकाबला होना है वो भारतीय जनता पार्टी के बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में होना है। जो भी जंग होनी है रणनीतिक तौर पे वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होनी है। फार्मूला बनाने के मामले में आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं पीछे नहीं रहती है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो फार्मूला गुजरात के अंदर प्रयोग में लाए हैं उसको पूरे देश के अंदर लागू करें, उत्तर प्रदेश के अंदर लागू ये करें। है चातुर्य। बोले गुजरात में फार्मूला लागू किया, भाजपा को फायदा हुआ, पर साथ में आपको भी तो फायदा हुआ। नुकसान तो केवल कांग्रेस को हुआ है। इसलिए इमरान जी बहुत इच्छुक हैं, इसे बाकी राज्यों में भी लागू कर दीजिए, कांग्रेस का काम लग जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। नतीजा है, अपना अपना आकलन है। अब मैं आता हूं प्रेम कुमार जी के पास में। और प्रेम कुमार जी, अब आप निर्मम तरीके से बताइए, इस फार्मूले के संदर्भ में, इस फार्मूले के सफल होने के संदर्भ में क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ निकाल लिया है? स्वयं ही खारिज कर दो अपने ही गड़ी हुई मूर्तियों को और नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर दो। जनता का भाव बना रहेगा, मंदिर भव्य है, मूर्तियां बदलती रहे, काम चलता रहेगा, श्रद्धा बनी रहेगी। क्या कहते हैं? जी हिमांशु जी, गुजरात फॉर्मूला का अपने अपने तरीके से महत्व है और अब तक कुछ बातें साफ भी हुई हैं जी। पर गुजरात फॉर्मूला देखिए ये भी है कि पहले चुनाव से पहले कांग्रेस के 16 विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल कर लो, ये भी गुजरात फॉर्मूला है। हार्दिक पटेल और दूसरे नेता अल्पेश ठाकुर जैसे नेताओं को अपने साथ जोड़ लो, ये भी फॉर्मूला है। और इसके अलावा ईडी, सीबीआई, इन तरह की चीजों का इस्तेमाल करना जो थोड़ा गुजरात में बहुत पहले हुआ, बाद में चुनाव के दौरान तो नहीं दिखा, वो भी एक फॉर्मूला है। आपको याद होगा हार्दिक पटेल पर तो देशद्रोह का मुकदमा था, वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के भीतर सारे कैबिनेट बदल दीजिए, विधायकों की टिकट काट लीजिए, इस तरह की चीजें। यानी दो तरीके से ये फार्मूला काम करता है, एक तो विपक्ष के ऊपर आक्रमण और दूसरा अपनी ही पार्टी के भीतर आक्रमण। और गुजरात फॉर्मूला की जो तासीर है ना, वो तासीर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के इर्द गिर्द घूमती है। या गुजराती द्वारा पूरे देश पर लागू किया जाने वाला फॉर्मूला माना जाए, या कांग्रेस का जो आला कमान है, अध्यक्ष से ऊपर का नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की पार्टी, उनके द्वारा पूरे देश में लागू किया जाने वाला फॉर्मूला माना जाए। क्या माना जाए, ये भी एक देखने सोचने की बात है। अब आप ही कह रहे थे हिमांशु जी के गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो के हिसाब से अगर देखें तो ये सबसे बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो प्रतिशत पकड़ते हैं। 0.9% वोटों का अंतर जो हिमाचल में उन्होंने पकड़ा, वैसा अगर गुजरात में देखें तो गुजरात में तो कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है वो 55.55% वोटों का रिकॉर्ड है। उस हिसाब से ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत नहीं हुई, अब भी इंतजार करना होगा। सीटों के टर्म में अगर आप देखें तो निश्चित रूप से गुजरात में बड़ी जीत हुई है, लेकिन सीटों का टर्म बीजेपी खुद हिमाचल में मानने को तैयार नहीं। वैसे मैंने इस विषय पर थोड़ा आर्टिकल भी लिखा है और अध्ययन भी किया प्रतिशत वाले फार्मूले पर, तो मैंने पाया कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को जो वोट मिला और इस बार जो वोट मिला वो लगभग 3.25 लाख का फर्क है, और बीजेपी को जो वोट मिला वो करीब 35-36 हजार घट गए उसके वोट, अब कांग्रेस के बढ़ गए। दोनों को जोड़े तो 3 लाख से ज्यादा का जो वोट फर्क आया, वो है वास्तव में चमत्कार जो गुजरात में सत्ता परिवर्तन हुआ। वो फिर सिर्फ 0.9 में नहीं दिखता है, ये प्रतिशत फिर बढ़ जाता है। ये 3 लाख से ज्यादा वोट है जो कि कांग्रेस ने मेकअप भी किया और फिर बीजेपी के करीब पहुंची। लेकिन इसको इस रूप में बोलना कि प्रेम कुमार जी, हिमाचल फॉर्मूले पे बात नहीं हो रही। हिमाचल में जिद के साथ जयराम ठाकुर को बनाए रखने का नतीजा तो देख ही रहे हैं। इसीलिए तो बात चल रही है कि भाई कौन सा फार्मूला, दो फार्मूले हैं, एक हिमाचल का और दूसरा गुजरात का।
हिमाचल का फार्मूला ये कहता है कि अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बने रहो, हार के बावजूद भी उनके प्रति संरक्षण का भाव रखो, जनता के स्तर पर फैसला जाने दो। जनता ने फैसला सुना दिया, 0.9 का है, 3 लाख का है, वो अलग बात है। दूसरा फार्मूला है गुजरात का, जनता तक बात जाने ही मत दो, अपने स्तर पर ही मूल्यांकन करके घर बिठाने का काम कर दो। वो फार्मूला काम करता हुआ दिख रहा है। अतीत के उदाहरण भी है, गुजरात में उसे और व्यापक स्वरूप में किया गया। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या भाजपा, जो अपने आप को जीत का पर्याय बनाना चाहती है, अब इस फार्मूले को अन्य राज्यों में भी लागू करेगी? क्योंकि पार्टी के तमाम बड़े नेता ऐसा बोल रहे हैं, और अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो क्या माने शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, डॉक्टर रमन सिंह, इन सबके भविष्य पर संकट है। भाजपा का भविष्य उज्जवल है, पर भाजपा के इन कद्दावर चेहरों के भविष्य को लेकर एक आशंका गहरा गई है गुजरात की सफलता के चलते। इस पर बात करनी है, जिसको लेकर अनुमा जी भी बेचैन है। अरे इन लोगों को अगर पार्टी निपटा देगी तो हम लोग क्या करेंगे? इस पर कुछ कहिए। जी, हिमांशु जी, ये जो गुजरात फॉर्मूला अभी हम विश्लेषण कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को तो बीजेपी बहुत पहले से लागू करने की कोशिश करती रही है। आपने उदाहरण भी दिया था एमसीडी चुनाव का, पिछले बार का। आप राजस्थान का चुनाव पिछले बार देख लीजिए, वहां तो वसुंधरा तेरी खैर नहीं वाला नारा खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया था अपने नेतृत्व के समर्थन में। तो ये कोशिशें तो बहुत पहले से होती रही कि वो फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, लेकिन गुजरात में सबसे शक्तिशाली नेतृत्व वहां दिखा, शक्ति का दम कम दिखा। ये दम जो है उत्तर प्रदेश में नहीं दिखता है, वरना हम सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी का सब्स्टिट्यूट या उनको हटाकर चुनाव लड़ने के लिए कितनी सारी कवायदें हुई, लेकिन वो अंततः परवान नहीं चढ़ सकी। तो इसलिए, क्योंकि उन योगी आदित्यनाथ जी को योगी आदित्यनाथ जी और विजय रूपाणी में बहुत फर्क है। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं उत्तराखंड में और दूसरे प्रदेशों में। कोशिश तो बीजेपी का नेतृत्व हमेशा यही करता है कि गुजरात फॉर्मूला ही पूरे देश का फॉर्मूला बन जाए, लेकिन इसको चुनौती सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही मिलती है। चुनौती भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही मिलती है। तो अब वापस रजनी जी के पास आता हूं। रजनी जी, फार्मूले को खारिज करते हैं, अपने नेता के साथ रहिए। विजय रूपाणी के संदर्भ में हम क्यों ध्यान दें? प्रेम कुमार जी बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर ध्यान दीजिए। तो क्या माने हम? शिवराज सिंह चौहान को तीरथ सिंह रावत माने, वीरेंद्र सिंह रावत माने, विजय रूपाणी माने, आनंदीबेन पटेल माने, या योगी आदित्यनाथ माने? किस तरीके से माने जिसके आधार पर आप आश्वस्त रहे? नहीं, यहां जरूरत नहीं है। देखिए, प्रेम कुमार जी का अपना एजेंडा विश्लेषण का हो सकता है, उनके तर्क भी मैं देख रहा था, तर्क से भरे हुए। वो एक तरफ खड़े होकर चीजों को देखने के आदी हैं, वो जाने, उनकी मर्जी, उनका विश्लेषण है। लेकिन किस राज्य में क्या निर्णय करना है ये कौन तय करेगा? जी, मैं बार बार तो वही कह रहा हूँ कि राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी को संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। या हम किसी से पूछ के करें कि भाई साहब हमें यहाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने हिमाचल का उदाहरण दिया, दोनों एक साथ चुनाव हुए, गुजरात में चुनाव हुए, तो क्या कोई फार्मूला दोनों जगह एक जैसा अपनाया गया है क्या? ये कोई फार्मूला राजनीति में होता है? आप क्यों नाराज हो रहे हैं भाई? हम तो आपकी पार्टी के नेताओं को लेकर बात कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी बहुत बड़े नेता है, तमाम राज्यों के चुनाव प्रभारी रहते हैं और कमाल का प्रदर्शन करते हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। उन्होंने ही बयान दिया है, आप चाहें तो मैं स्क्रीन पे चलवा देता हूं। उन्होंने बयान किया, उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूले को दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। दूसरे राज्य कौन से हैं? अभी जो चुनाव होने हैं उनमें कर्नाटक है, जिस राज्य में आप बैठे हैं मध्य प्रदेश है, जहां बड़ी मुश्किल से सरकार में आप, छत्तीसगढ़ है जहां बुरी तरीके से बाहर है आप, राजस्थान है वहां से भी बुरी तरीके से बाहर है आप। तो कुल मिलाकर भूपेंद्र यादव जी के बयान ने हमारी चिंताएं बढ़ा दी, सोचने पर मजबूर कर दी। कैलाश जी उन्होंने तो सीधे तौर पे कह दिया पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो पूरे देश में कैलाश जी कह रहे हैं, इतने बड़े नेता है तो मध्य प्रदेश में तो लागू करा ही लेंगे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। तो हम ना तो अनुमा जी पर बात कर रहे हैं, प्रेम कुमार जी को तो आपने कह दिया एक पक्ष से खड़े होकर देखते हैं तो वो जाने, उनकी बात जाने, पर अपनी पार्टी के नेताओं की बात तो आप जानेंगे ना रजनी जी। उनके समर्थन में आप जैसे मजबूत नेता को खड़े होते हुए तो हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा रोशनी दीजिए। एक तरफ हिमाचल है, एक तरफ गुजरात है, तो हम यही तो पूछ रहे हैं हिमाचल पर जाएंगे या गुजरात पर जाएंगे? इस पर रोशनी दीजिए ना रजनी जी। नहीं, मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये दूसरी बार आप प्रश्न पूछ रहे हैं, या तो आपको अपने मनमाप से उत्तर चाहिए जो आपको मिल नहीं रहा है। मैंने इसी दोनों नेताओं के संदर्भ में उत्तर दिया था। और ना हम हिमाचल पर जाएंगे, ना हम गुजरात पर जाएंगे, हम मध्य प्रदेश पर रहेंगे जी। और ये हम तय करेंगे
कोई कोई व्यक्ति विशेष तय नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, हमारा सिस्टम तय करेगा। जी प्रेम कुमार जी को अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो ठीक है। जी और चुनाव 2023 में आने दीजिए। सामूहिक तौर पर हमारी चुनाव समिति बैठती है, कुछ पैरामीटर्स बनाती है, उसको लेकर रिकमेंडेशन केंद्रीय चुनाव समिति को करती है, केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। पिछले बार भी 2018 में कुछ फार्मूला, जैसे आप शब्द दे रहे हैं, ऐसे कुछ नियम मापदंड हमने तय किए थे। जी लेकिन मैं फिर कहता हूं हिमांशु जी, राजनीति में कोई फार्मूला नहीं होता, जी। और ये राज्य दर राज्य एक ही फार्मूला पर कोई राजनीति, कोई चुनाव नहीं चला करता। इसलिए आप किसी फ्रेम में लेकर हर राज्य को तलाशने की कोशिश या देखने की कोशिश मत करिए, ये संभव नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं, यहाँ की नेतृत्व का और मध्य प्रदेश का कल्ट अलग है, सोच अलग है, पद्धति अलग है, कार्यकर्ताओं का निर्माण अलग है। ये बहुत अलग राज्य है। यहाँ राजनीतिक सद्भावना, बाइपोलर भले ही सिस्टम रहा हो या छोटी छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी भी है, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये हमें तय करने दीजिए जी, और लोकतांत्रिक ढंग से मध्य प्रदेश के अनुसार तय करने दीजिए, और समय आने पर हम मीडिया के साथ में उसका खुलासा करेंगे ही। मध्य प्रदेश अलग राज्य, इससे किसको इंकार है, पर भारतीय जनता पार्टी जैसा दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है, इस पर भी किसी को ऐतराज नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व का इतना दमखम, रातों रात किसी भी व्यक्ति को बिठा दे और किसी भी व्यक्ति को हटा दे और कोई चूंकि आवाज भी ना निकले, ऐसा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलता है रजनीश जी। किसी और पार्टी में तो हम ये उम्मीद नहीं कर पाते। तो इसीलिए इस सवाल के साथ में लोग हैं, और बात केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं है, अब छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन का बयार बह रही है। अचानक पता चला विश्व आदिवासी दिवस था और आदिवासी प्रदेशाध्यक्ष पार्टी ने बदल दी। ये साहस केवल भाजपा कर सकती है और किसी में दम नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के 2.5 साल बाद छत्तीसगढ़ आए थे, और जिस दिन वो छत्तीसगढ़ आए उसी दिन पार्टी ने अपनी छत्तीसगढ़ प्रभारी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पुरेंद्रश्री देवी को यहां से हटा दिया। ये कमाल भी भाजपा ही कर सकती है। तो इसलिए आपसे जानना चाह रहे हैं कि गुजरात में जिस प्रकार की प्रचंड जीत आपको हासिल हुई है, जिस प्रकार का कमाल आपने किया है, तो उसके चलते लोग इस आशंका के साथ है, बाकी राजनीतिक दल डरे हुए हैं कि भाजपा कब क्या कर दे, भरोसा नहीं है। तो इन राज्यों के संदर्भ में कुछ उम्मीद रखें रजनीश जी, नहीं रखें, इस पर रोशनी दीजिए। आपकी पार्टी कब क्या कमाल कर दे, क्या साहस का प्रदर्शन कर दे, कौन जान सकता है, इसलिए आपसे सवाल है। नहीं, बिल्कुल कमल का कमाल तो है ही, और ये संगठन की शक्ति है, हमारा कैडर है कि हम उस कैडर के बिना पर संगठन के हित में और व्यापक हित में निर्णय लेते हैं, और लेते रहे हैं, लेते रहेंगे। मैं फिर कहता हूं, जैसे आप नकारने का काम कर रहे थे कि ये वही पार्टी है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लगातार 2 कार्यकाल के बाद में तीसरा कार्यकाल नहीं देने वाला संविधान में नियम बनाई। ये वही पार्टी है जो लगातार 2 बार से ज्यादा राज्यसभा में नहीं रखती। तो ये आप अपने ढंग से देखने का काम करिए, लेकिन ये पार्टी लोकतांत्रिक है, कार्यकर्ताओं को अधिकतम मौका देने के पक्षधर है। हम वंश के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। और मैंने कहा कि हमारे कुछ पक्ष में सोचने वाले होंगे, कुछ विपक्ष में सोचने वाले। क्या रजनीश जी तथ्यों को सुनना नहीं चाहते अपनी यही ऐसी पार्टी है, अरे यही ऐसी पार्टी है जिसने नियम बनाया था कि एक बार के बाद दूसरा टर्म नहीं दिया जाएगा। नितिन गडकरी जी के लिए इस टर्म को बदला गया, यह तय किया गया है कि एक के बाद दूसरा टर्म भी दिया जाएगा। पर यही पार्टी है जिस व्यक्ति के लिए नियम को बदला गया उसी को दूसरा टर्म नहीं मिला। पूर्ति घोटाले के संदर्भ में नामों को रचकर और जिस प्रकार से नितिन गडकरी जैसे एक कद्दावर नेता को बीच में खत्म कर दिया गया, उसका भी देश गवाह है। तो यही पार्टी है कि जो आप दलील दे रहे हैं ना रजनी जी, व्यक्ति के लिए नियम बदले गए थे और वो उस व्यक्ति को वो पद दोबारा नहीं मिला। ये कमाल भी देश की राजनीति में हमने देखा था। जी रजनी जी, कुछ तथ्यों में गलती हो गई मेरे से? बिल्कुल गलती है, क्योंकि इस देश की राजनीति में व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, व्यक्ति के संदर्भ में देखने की आदत डाल दी गई है। तो कई बार हम सब्जेक्टिव ही सोचते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव सोच ही नहीं पाते। ये दिक्कत है। आपने व्यक्ति के अनुसार सोचा तो आपको केंद्र में नितिन गडकरी जी दिखे, आपने पार्टी के दृष्टिकोण में सोचा होता तो आपको पार्टी। तो आप मुझे तथ्यों की दृष्टि से करेक्ट करें। इस कार्यक्रम में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं रजनी अग्रवाल जी, क्या नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल देने के लिए उसी कालखंड में संशोधन नहीं किया गया था पार्टी के द्वारा, और नितिन गडकरी का एक तयशुदा दूसरा कार्यकाल पूर्ति घोटाले में उनके नाम का उल्लेख करते हुए नहीं रोक दिया गया था? यह ऐतिहासिक रूप से तथ्य और सत्य नहीं है। नहीं है, बिल्कुल झूठ है। ये आपका विश्लेषण है, ये केवल नितिन गडकरी जी के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं। ये पार्टी के संदर्भ में लिया गया निर्णय है। मैं कह रहा हूं 10 साल हो गए, 1 डिकेड हो गया नितिन गडकरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। तो अगर हमें उनके संदर्भ में नियम बनाए होते तो बदल देते अभी तक। तो बदला तो नहीं ना।
कमाल की मुझे बात है। रजनीश जी जैसा प्रखर व्यक्ति इस तरीके से भी तथ्य को व्यक्त करता है, आपकी मर्जी है। बहरहाल लोग जो किताबें पलटते हैं, रिसर्च में दिलचस्पी रखते हैं, वो इस तथ्य की पुष्टि करेंगे कि जिस पार्टी ने यह फैसला लिया था कि दोबारा कार्यकाल नहीं मिलेगा, उसी पार्टी ने व्यक्ति के लिए अपने इस नियम को बदला था, तथ्य के साथ में। बहरहाल हम अपने विषय पर केंद्रित रहते हैं। हनुमा जी के पास में वापस रुक करता हूं, और हनुमा जी का कहना है कि नहीं इस फॉर्मूले के संदर्भ में, पर क्या आपको नहीं लगता है हनुमा जी कि जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से साहसिक फैसले लेती है उसकी काट करना मुश्किल है। इसलिए अब अगली संभावना के संदर्भ में बात हो रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। क्या देखती है आप भाजपा को लेकर? हिमांशु जी, आप इस गुजरात मॉडल के एक ही हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज अगर आपने कांग्रेस की एक प्रेस वार्ता सुनी हो, पवन खेरा जी ने बताया है कि उसका एक दूसरा मॉडल का हिस्सा भी है जिसमें इच्छाधारी वोट पड़े हैं। आखिरी 1 घंटे में 16 लाख वोट पड़े हैं, यानी कि 25 सेकंड में एक वोट। तो इस तरह के इच्छाधारी जब वोट पड़ते हैं तो उस मॉडल को आप गुजरात मॉडल कह लीजिए, मैं तो उसे फरेब का मॉडल मानती हूँ। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वॉर क्राई दिया हुआ है, कांग्रेस मुक्त भारत। उन्हें वोटर की भी जरूरत नहीं पड़ी, अब तो मशीन की भी जरूरत नहीं है, पत्रकारों की तो है ही नहीं, और आप जैसे की तो बिल्कुल ही नहीं है। और फिर उसके बाद यह है कि लोगों से भी मुक्त कर देंगे, मतलब अपने आप ही कुछ वोट पड़ने लगेंगे। ये लोकतंत्र मुक्त और चुनाव मुक्त भारत हो रहा है। ये मॉडल वो मॉडल हम कुछ भी कह लें, लेकिन इस मुद्दे पर आपको, हमको, सारे विपक्ष को मिलके एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन कैसे उठाएं? अभी हमने देखा कि एक टीम बी के कहने लगे कि सारी जगह कर दो तो उसका फायदा उन्हें होगा, और इतने बड़े बड़े बोल बोलना शुरू कर दिया। तो इतना बड़ा बोल कोई कैसे बोल सकता है, जबकि उसी गुजरात में अभी उनके चुनाव में खाता खुला है और एक देशव्यापी पार्टी बन गई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई, उसकी बधाई। लेकिन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये तो तभी आएगा ना जब आपका अंदर घालमेल चल रहा हो, अच्छे से आपका हाथ बंधा हुआ हो। तो एक तो ये बात है। मैं अनुमा जी, जो आपका सवाल है, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? इतना कॉन्फिडेंस आप दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से आता है। आप दोनों ऐसी संभावनाएं पैदा कर देती हैं जिसकी चलते इमरान जी की पार्टी को कुछ ना कुछ जगह तो मिल ही जाती है। दूसरी बात आपसे जानना चाहता हूं कि ये 16 लाख वोट आखिरी 1 घंटे में डले, कैसे डले? इच्छाधारी वोट डले। अगर ऐसे ही कौशल था तो भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ी थी हिमाचल के संदर्भ में इन सवालों का सामना करना? गुजरात फार्मूले में बात ही नहीं होती, हिमाचल और गुजरात दोनों फार्मूले पर बात होती। हिमाचल में आपने सरकार बनाई है, अभी अभी आप बता रही है 15 सीटों के विशाल अंतर से बनाई है। अगर इच्छाधारी वोट भाजपा के कब्जे में है तो क्या आपका कहने का आशय यह है कि हिमाचल में आपकी सरकार बनाना भाजपा की इच्छा थी इसलिए आप सरकार में? तो रजनी जी को धन्यवाद देना चाहते क्योंकि उनके पास तो इच्छाधारी वोट है आपके अनुसार। फिर भी गुजरात में अगर आपकी सरकार है तो रजनीश जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का सही मौका है कार्यक्रम में आपके लिए। हिमांशु जी, अब मैं जो बात कहूंगी उसको मेरे खिलाफ गलत तरीके से मत नहीं आप करेंगे, मुझे मालूम है कि आप नहीं करते हैं। देखिए, गुजरात का नंबर 14वां है साक्षरता के मामले में। हिमाचल केरल के बाद अगला नंबर रखता है। वहां के लोग जो हैं वो समझदार हैं, और वहां के 90% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। लेकिन वहां हिंदू मुस्लिम नहीं चला, वहां मुद्दे चलते हैं। गुजरात में मुद्दे एक तरफ करके, जैसे मोरबी जैसा बड़ा हादसा भी मुद्दा नहीं बन सका। आप कहेंगे विपक्ष की कमजोरी थी, बिल्कुल ऐसा नहीं था, कमजोरी किसी की नहीं थी। लेकिन वहां पर जिस तरह की चीजों को मढ़ा गया, प्रधानमंत्री ने 100 किलोमीटर की यात्रा की, भव्य, क्या रोड शो कहते हैं उसे, वो वो किया, और लोगों को बार बार एक ही तरफ, उनके सोचने को पूरी तरह एक ही तरफ प्रोग्राम्ड किया कि गर्वी गुजरात, प्रधानमंत्री गुजरात से है। तो आप जो कह रहे हैं ना, मैं ये नहीं मानती हूं। मैं ये भी मानती हूं कि साक्षरता का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें आदमी अपने हित को तो समझे। महंगाई से वहां भी लोग परेशान है, पर कहते हैं हम तो 3000 रुपए का गैस सिलेंडर खरीद लेंगे। ऐसा जो लग्जरी है ना, ये भारत के दूसरे राज्यों के पास नहीं है, ऐसे लोगों के पास नहीं है। तो ये गुजरात मॉडल जो है, ये लोकतंत्र का मॉडल तो नहीं है। और देश को अगर हम चुनाव मुक्त करके खुद ही ठहाका लगाएंगे तो हम जानते हैं उनका क्या परिणाम होगा। भाजपा की तानाशाहियों को, उनकी मोनोपोली को आप बार बार अनुशासन के दायरे में मत डालिए, क्योंकि अनुशासन सेना में होता है, लेकिन हमारी जैसे भारतीय वायुसेना में हम अपनी बात भी कह सकते हैं, जबकि भारतीय सेना में रेजिमेंटेशन ज्यादा होता है। तो
तो उसी तरह से लोकतंत्र में अनुशासन तो हो, लेकिन बात भी तो रखी जा सके। अब लेकिन कैसे बात रखे हनुमा जी? अब माननीय अशोक गहलोत जी सचिन पायलट को गद्दार भी बताए और उसके बाद में साथ में भी बैठ जाए, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। तो आपके अनुसार कहा जाता है, तो हमारे परिभाषा में इसे अनुशासनहीनता के तौर पर ही देखा जाता है कि एक मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के दूसरे नेता को लेकर इतना खुलेआम बोल दे कि भाजपा की जरूरत ही ना पड़े, आपकी जरूरत ही ना पड़े। दूसरा, आपने मोरवी के संदर्भ में उल्लेख किया, जो भाजपा का गुजरात फार्मूला है ना, इसे समझने की जरूरत है। जिस मोरवी की आप बात कर रहे हैं, उस मोरवी को कांग्रेस ने जीता था। जिन 16 विधायकों ने अपने हृदय परिवर्तन के साथ भाजपा को अंगीकार किया, उसमें मोरवी भी शामिल था। कांग्रेस से भाजपा में आए हुए शख्स का टिकट काट दिया भाजपा ने, और उसको टिकट दे दिया जो मोरवी हादसे के वक्त नदी में कूदा हुआ बताया गया। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे फैसले लेने में ज्यादा गुरेज नहीं रहता। खुद ही लाए थे, खुद ही खारिज कर दिए। इस तरीके कमाल भाजपा करती है। ये रजनीशी की पार्टी है और उसको मानने के लिए लोग बाध्य होते हैं, ये भी रजनीशी की पार्टी है। तो इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस और भाजपा का ये बड़ा ही स्पष्ट अंतर है। तो प्रेम जी, आपके पास मैं रुक करता हूं। क्या ये फार्मूला जो है वो भाजपा के तमाम कद्दावर चेहरों को समय के साथ छोटा कर देने के लिए भी कारगर नहीं है? जो शख्स 4 साल, 8 साल, 12 साल, 16 साल मुख्यमंत्री रहा है, इस फार्मूले के तहत अब वह उस पद पर नहीं रहेगा। एक सहूलियत है भविष्य के संदर्भ में संभावित चुनौतियों को सीमित कर देने की, छाड़ देने की। उस दृष्टि से यह फार्मूला कितना मुफीद लगता है आपको? जी, मुझे ये लगता है कि 2023 में जो 9 राज्यों के चुनाव होने हैं, उसको ध्यान में रख करके ये पार्टी की अंदरूनी बात है, जिसमें ये कुछ लोगों को सूट कर सकता है, कुछ लोगों को सूट नहीं कर सकता है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश के नेताओं को सूट नहीं करेगा, क्योंकि शिवराज सिंह जी की सरकार है और वहां उनको भाव आता है। तो ये बीजेपी की अंदरूनी जो लड़ाई है, उसके तहत इस फॉर्मूले का और इस टर्म का इस्तेमाल हो रहा है, और सिर्फ 2023 तक सीमित मुझे लगता है, जिसमें कि 9 राज्यों के चुनाव होने हैं। तो ये, लेकिन इससे विपक्ष को भी डरने की जरूरत है, क्योंकि अगर यही फॉर्मूला चला तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश में तो पहले ही विपक्ष को तोड़ा जा चुका है। अब आने वाले समय में और भी विपक्ष के लोग टूट सकते हैं, या विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता खुश भी हो सकते हैं कि उनको खरीदा जा सकता है, वो वैल्यूएबल है। प्रेम कुमार जी, मैं थोड़ा इसे थोड़ा विस्तार और देना चाहता हूँ, रजनी जी के साथ खड़ा होना चाहता हूँ कि भाई हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है, हर राज्य की परिस्थिति के अनुसार रणनीति बनाई जाती है। पर इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बड़े मुखर तरीके से गुजरात फार्मूला बाकी जगहों पर लागू करने की बात कर रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं? अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए इस फार्मूले को लागू करने का दबाव है, या अपने प्रतिद्वंदियों से सीधे रास्ते से निपट पाने में कामयाब नहीं रह रहे, तो इस फार्मूले से ही उनका काम लगा दिया जाए, इसके लिए इस पैरवी की आवाज आपको सुनाई दे रही है? थोड़ा इस पर भी तो दृष्टि होनी चाहिए ना हमारी। निश्चित रूप से जब मैं कह रहा हूं कि ये अंदरूनी संगठनात्मक तरीके से उठाया गया मुद्दा है, तो इसका मतलब वही है कि संगठन के भीतर जो एक लोकतांत्रिक लड़ाई भी कह सकते हैं, और हर संगठन में ऐसी लड़ाई होती है, तो उसमें इस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको भी हम मान सकते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भीतर जो प्रतिद्वंदी खड़े हैं उनको कैसे किनारे किया जाए, उसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हो सकता है, इसके या होगा, इसीलिए इस नारे को दिया जा रहा है। अदरवाइज इस नारे की, चूंकि कई राज्यों में पहले ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है और सिर्फ गुजरात में हुआ है, तो आगे भी सभी राज्यों में ये फॉर्मूला लगेगा, ये इंप्लीमेंटेबल है, ऐसा माना नहीं जा सकता। और वो सही कह रहे हैं रजनी जी की हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सब जगह गुजरात फॉर्मूला कैसे लगाया जा सकता कैसे लगता है? पर मैं इमरान जी के पास जाऊं उससे पहले रजनी जी, बीच में एक छोटा सा हस्तक्षेप चाहता हूं। आपको नहीं लगता है आपकी पार्टी में इतने प्रतिभावान चेहरे, इतने संभावनाशील चेहरे, ये फार्मूला इस दृष्टि से भी लागू होना चाहिए? एक ही व्यक्ति क्यों लंबे समय तक पद पर? नए नए लोगों को मौका मिले, ऐसा फार्मूला रहेगा। 22 लोग गुजरात में एक साथ मंत्री पद से हटा दिए गए, नतीजा क्या रहा? 22 नए लोगों को मौका मिला। 103 लोग घर बिठा दिए गए, तो 103 नए चेहरों को विधायक बनने के लिए जनता के बीच में जाने का मौका मिला। क्या आपको नहीं लगता है अपनी पार्टी में इतना टैलेंट भरा हुआ है, इतनी प्रतिभाएं भरी हुई है, अफसरों की कमी रहती है, ये फार्मूला लागू हो, अफसर मिलेंगे,
नए नए अफसर होंगे। अग्निवीर केवल फौज में क्यों होना चाहिए, भाजपा में क्यों नहीं? ये अग्निवीर वाला फॉर्मूला मुफीद नहीं रहेगा। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव में कार्यकर्ताओं की भावना, जनता की आकांक्षाएं और जीतने की संभावना, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं और सत्ता के लिए, सत्ता में आने के लिए मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि जो भी हम उद्देश्य रखकर आगे बढ़े हैं, लक्ष्य या ध्येय लेके आगे बढ़े हैं, वो सत्ता के माध्यम से पूर्ति करने के लिए बढ़े हैं। इसलिए सत्ता प्राप्त करना हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि वही काम करने के लिए हमें जो भी निर्णय करना पड़ेगा हम उस आधार पर करेंगे। तो रजनी जी आ गए आखिर में, बोले फार्मूले को खारिज नहीं करता हूं, कुल मिलाकर सेवा मुख्य ध्येय है और सेवा करने के लिए सत्ता में आना जरूरी है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तो अगर ये फार्मूला भी है तो वो फार्मूला भी लागू हो जाएगा। लेकिन मैं इमरान जी अब आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास रुक करता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाजपा ने नुस्खा खोज लिया है जीत के संदर्भ में। पहले प्रयोग के तौर पर अपनाया था, अब वो प्रयोग आदत के तौर पर अपनाने की बात की जा रही है। कांग्रेस के नुकसान को लेकर आप उत्साहित है, पर आपको नहीं लगता है कि आपके हिस्से में बस 2-5 सीटें ही रह जाएंगी इस फॉर्मूले के चलते? ये पंजाब जैसा करिश्मा या दिल्ली जैसा करिश्मा नहीं हो पाएगा, क्या कहते हैं? देखिए, अब करिश्मा शुरू होने जा रहा है देश की राजनीति में। कम से कम गुजरात से एक बात का तो संदेश मिला है कि 100 में 13 लोग ऐसे हैं जो मुद्दों की राजनीति को पसंद करते हैं। अब यही संख्या तो बढ़ानी है। स्थान तो हमको मिल गया है, प्लेटफॉर्म मिल गया है। जब गुजरात जैसी प्रयोगशाला में अगर हमको मौका मिल गया है तो पूरे देश में काम करना तो बहुत ही मजेदार रहेगा। यह आम आदमी पार्टी अब मुद्दों की राजनीति को स्थापित करेगी देश भर के अंदर। और मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगर दम है तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी लागू करें ना, दम है तो मध्य प्रदेश के अंदर लागू करें ना। हम कहां मना कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि लागू करें। इमरान जी, उत्तर प्रदेश के लिए अभी 4 साल का इंतजार है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, इसके संदर्भ में बात कीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए भी आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले आपको 2024 में निपटना है। बहरहाल मैं आखिरी बातचीत के हनुमान जी के पास रुक करता हूं और हनुमान जी आपसे जानना चाहता हूं, भाजपा इस बात का इंतजार नहीं कर रही है कि जनता के बीच खारिज हुआ जाए, अपने स्तर पर ही खारिज कर ले, इस बात को अन्य जगहों पर लागू करने की बात की जा रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को भी इस संदर्भ में विचार करने की जरूरत है? जिन चेहरों से जनता के स्तर पर नाराजगी हो वो उन्हें जनता से खारिज कराए, उससे बेहतर है कि पार्टी के स्तर पर ही उनके संदर्भ में फैसले लिए जाए। क्या ये एक अच्छी रणनीति नहीं है? क्या ये एक अच्छा दृष्टिकोण नहीं है? क्या एक व्यवहारिक राजनीति करने की दृष्टि से अच्छा उपक्रम नहीं है? इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, जनता सब समझती है और जनता इस चातुरपन को भी खारिज करेगी, क्योंकि एक बार चल जाता है, कोई भी काठ की हांडी कितने बार चढ़ेगी, एक आध बार ही चढ़ती है। तो ये जो है अभी गुजरात में आपने, आपकी एक और बात का मैं जवाब दूंगी, लेकिन वो थोड़ा परिप्रेक्ष्य भटक जाएगा और गलत हो जाएगी बात। हमने इस बार जो गुजरात में अपने कैंडिडेट्स चुने थे वो एक्टिविस्ट की तरह के लोग थे, जिनका पूरा का पूरा जो पन्ना था वो बेदाग था। लेकिन हमें लगता है कि हमने जब एक्टिविस्ट की तरह एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए उस तरह से काम करने की कोशिश की तो शायद वो प्रयोग हमारा उस समय सफल नहीं हुआ और लोग ये कहने लगे कि कांग्रेस दिख ही नहीं रही है। तो ये जो आपकी बात है कि वो इसको खारिज करके उसको लाएंगे, लोग बाग इतने समझदार हो गए हैं, एक बार 2 बार ये चीजें चल जाती हैं, लेकिन लोगों को फिर मालूम है ना कि उनके मुद्दे तो वही के वही हैं, महंगाई तो वही के वही है, बेरोजगारी तो बढ़ रही है, किसी की ना तो तनख्वाहें बढ़ रही है ना उनकी आमदनी बढ़ रही है, छोटे मझोले दुकानदार और लग परेशान हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोग बाग जो हैं इस तरह से बार बार केवल सत्ता के लिए, सेवा की बात छोड़ दीजिए, सेवा कोई नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी, केवल सत्ता के लिए बिछाई हुई ऐसी बिसातों को लोकतंत्र खारिज करेगा जब उसका समय आए। तो हनुमान जी, वर्तमान नहीं भविष्य की उम्मीद के साथ उन्हें लग रहा है कि फार्मूला अभी चल गया पर ये आगे भी चला जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है ये काठ की हांडी है, एक बार चढ़ गई बार बार नहीं चढ़ेगी। प्रेम कुमार जी के पास आखिरी टिप्पणी के लिए चलता हूं। मसला फॉर्मूले का नहीं, साहस का है। प्रेम जी, क्या आप इस बात के लिए भाजपा की सराहना नहीं करना चाहेंगे कि कितना भी कड़ा फैसला क्यों ना हो, भाजपा उसे लेने से चूकती नहीं है, कांग्रेस असमंजस में रह जाती है। असल फॉर्मूला तो यह है कि जब जो फैसला लिया जाना है वो फैसला ले लेती है कांग्रेस। माननीय प्रभारी जी पहुंचते हैं राजस्थान, बैठक बुलाते हैं, बैठक में कोई विधायक नहीं आता है, बेरंग वापस लौटते हैं,
अपना इस्तीफा तक दे देते हैं, पर किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। एक तरफ वो पार्टी है, एक वो पार्टी है जो सीधे तौर पर फैसला लेती है और उसे अमल में होते हुए हम सब देखते हैं। क्या कहते हैं आप? आखिरी टिप्पणी, फार्मूला दरअसल अपने निर्णय को क्रियान्वित कराने का है, बाकी कुछ नहीं। जी हिमांशु जी, देखिए ये फैसला तो निश्चित रूप से नेतृत्व का ऐसा फैसला है जो इम्प्लीमेंट होता है, नेतृत्व खुश होता है कि उनकी जो रणनीति है उसके हिसाब से चीजें हुई। लेकिन कोई भी लोकतंत्र का जो प्रेमी होगा वो किसी भी पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और पूरे देश के हिसाब से भी वो लोकतंत्र को के हिसाब से फैसले होते देखना चाहेगा। किसी पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र खत्म हो रहा है तो उसकी वो सराहना नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से देखें तो नेतृत्व का जो ये फॉर्मूला है बीजेपी के अंदरूनी लोकतंत्र को कुचलता है कि गुजरात में पूरी कैबिनेट एक साथ बदल दी जाए, ये फैसला सही हो सकता है। वो उसके बाद वो चुनाव भी जीत गए, उसको उससे जोड़ा जा सकता है। चुनाव जीतने के तो बहुत कारण होते हैं, उसमें ये एक कारण भी बताया जा सकता है, लेकिन इन फैसलों की तरफदारी नहीं की जा सकती। हाँ, उसी तरीके से कांग्रेस का भी जो आपने उदाहरण रखा वो सही बात है कि डेमोक्रेसी अनुशासनहीनता का नाम नहीं हो सकता, या वो किसी को कुछ भी बोलने के लिए और करने के लिए इजाजत दे दी जाए और नेतृत्व कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ये भी एक परस्पर विरोधी दूसरा उदाहरण है जहां पर भी लोकतंत्र का कोई मजबूत होता नजर नहीं आ रहा है, वहां भी लोकतंत्र की चिंता बनी हुई है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये फार्मूले का इस्तेमाल जो है, चाहे गुजरात फार्मूला बोला जा रहा है, ये इस्तेमाल एक सफलता की आड़ में दरअसल अलोकतांत्रिक चीजों को थोपने का प्रयास है। तो प्रेम कुमार जी एक अलग नजरिए के साथ में उनका कहना है कि पार्टियां सफल हो रही हैं इस फॉर्मूले से, लेकिन लोकतंत्र के स्तर पर इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र में कुल मिलाकर जनता की इच्छा सर्वोपरि है, और जनता की इच्छा लगातार ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनाई गई रणनीति कुल मिलाकर जनता को भा रही है। तभी तो उसके हिस्से में अधिकांश जगहों पर बहुमत आता है। हिमाचल जैसे अपवाद होते हैं, पर अधिकांश जगह पर भाजपा इन दिनों सफलता की पटकथा लिख रही है। अब इस पटकथा के संदर्भ में, जैसे फिल्मों में फार्मूला एक समय पे चलता था कि कुछ इस प्रकार का समीकरण बना दो, फिल्म हिट हो जाएगी, भाजपा के संदर्भ में उसके तमाम डायरेक्टर बता रहे हैं कि यह फार्मूला सुपरहिट है। देखें आने वाले समय में भी यही फार्मूला चलेगा या कुछ अलग तरीके से पार्टी काम करती हुई दिखेगी। पर इतना तय है, अभी गुजरात विजय से उन तमाम भाजपा नेताओं की बातें खिल गई हैं जो अपने अपने राज्यों में परिवर्तन की आस रखे हुए हैं। उन्हें लगता है इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से सही परिवर्तन हो जाएगा। देखें भाजपा आगे क्या करती है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। भाजपा को समर्पित हमारा आज का शेर है। लोग जिस भी दृष्टि से देखें, पर भाजपा की जीत अचंभित तो करती है। जिस तरीके से वह रणनीति बनाते हैं और जिस तरीके की सफलता गुजरात में हासिल करके दिखाई है, उसको ही समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। जिगर मुरादाबादी ने क्या कमाल का शेर लिखा था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस शेर को आजकल क्रियान्वित करने में लगी है। देखें देश के तमाम विरोधी दल इस कमाल को कब रोक पाते हैं। आपकी भी दिलचस्पी हो, हमारी भी दिलचस्पी। बहरहाल अब समय आपसे याद लेने का, तो मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।